तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम चैप्टर 5 ऑफ संयोजक जैसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जैसे इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसे हम शॉर्ट में CFT भी बोलते हैं। ये हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे जरूर समझिए। हम आपको इसमें पूरे इसके उपसय संयोजक क्या होता है और इसके जो क्रिस्टल क्षेत्र सीमाएं और इसके अनुप्रयोग वो भी आपको समझाएंगे। ये हमारा बेस्ड है किस पर? केंद्रीय धातु परमाणु पर, केंद्रीय धातु परमाणु पर। ठीक, ये इसी की व्याख्या करेगा, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु इसको समझाएगा। और जो हमारा बीबीटी क्या था, हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या थी? ये हमारा लिगेंड को समझाता था कि अगर लिगेंड पावरफुल है तो इसके जो जैसे डी कक्षक है, डी कक्षक में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनको क्या कर देता था? युग्मित कर देता था। ठीक, युग्मित कर देता था। कौन सा? हमारा बीबीटी यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो उनको युग्मित कर देता था। लेकिन जो हमारा क्या है? CFT, इसमें किसकी बात होगी? केंद्रीय धातु परमाणु की बात होगी। इसमें हमारे जो बीबीटी इसमें जो जिसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे वो इसमें हम करेंगे CFT में। इसमें हम लिगेंड को महत्व नहीं देंगे। किसमें? लिगेंड को महत्व नहीं देंगे। किसमें? जो इसके CFT वाले में। लेकिन जो बीबीटी था इसमें लिगेंड की बात हो रही थी, इसमें लिगेंड की बात नहीं होगी। इसमें किसकी बात होगी? केंद्रीय धातु परमाणु की बात होगी। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या है हमारा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसका इंट्रोडक्शन क्या होता है वो आपको हमने समझा दिया। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, देखिए, जो केंद्रीय धातु परमाणु है जो लिगेंड के संपर्क में आता है, केंद्रीय धातु परमाणु है लिगेंड के संपर्क में आता है, तो जो केंद्रीय धातु परमाणु समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों में स्प्लिट यानी बट जाता है या विपाटित हो जाता है। जो समान ऊर्जा वाले डी कक्षक होते हैं, इन्हें हम समभ्रंश भी बोल सकते हैं, डी कक्षक या समभ्रंश। ठीक, ये नया शब्द है आपके लिए, समभ्रंश। ठीक, समभ्रंश कक्षक असमान ऊर्जा वाले दो प्रकार के कक्षकों में विपाटित हो जाते हैं। दो प्रकार के कक्षक कौन कौन से होते हैं? जैसे देखिए, इन्हें हम या T2G तथा EG बोलते हैं। ये दो प्रकार के कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं या विपाटित हो जाते हैं या स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक, और ये डी कक्षक यह विपाटन संकुल की ज्यामिति पर निर्भर करता है। संकुल की ज्यामिति मतलब ये अष्टफलकी भी हो सकती है और चतुष्फलकी भी हो सकती है, इन पर निर्भर करता है। ठीक, जब ये जो डी कक्षक होता है विपाटित होते हैं, जिन दो कक्षकों में विपाटित होते हैं उन्हें हम T2G या EG कहते हैं। T2G या EG कहते हैं, वो हमने आपको पहले ही समझा दिया, T2 और EG में विपाटित हो जाते हैं। ठीक, और इनके बीच की ऊर्जा का अंतर 10 DQ या इन्हें हम डेल्टा से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर आपको 10 जो DQ है वो आपको याद नहीं रहता है तो आप उसकी जगह पर डेल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक, और जो डी कक्षक है निम्न दो प्रकार से विपाटित होते हैं। इसमें आपको पहले समझाया क्या है, एक है अष्टफलकी, एक है चतुष्फलकी। दोनों की आकृति आपको बना के हम समझाएंगे। ठीक, आपको एक बार और समझा दे रहे हैं। और ये हमारा जो नियम था क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, वो किसने दिया था? H. बैथे ने दिया था। ठीक, H. बैथे ने, ये H. बैथे ने दिया था क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो H. बैथे के अनुसार भी लिख सकते थे हम, यहाँ पर हमने लिख दिया इस नियम के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार। तो जब कोई केंद्रीय परमाणु धातु परमाणु या केंद्रीय परमाणु है तो लिगेंड के संपर्क में आता है, तो केंद्रीय परमाणु में जो कक्षक होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं डी, जो डी कक्षक होते हैं उसमें हम 5 गोले ऐसे 5 खाने बनाते हैं, क्योंकि डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो ऐसे हम भर सकते हैं। ठीक, ये इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उन्हें भरने के लिए तो असमान ऊर्जा वाले दो प्रकार के कक्षों में विभाजित हो जाता है।
ये वाला जो हमने बताया है वो होता है बीबीटी में, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, यानी संयोजकता आवन सिद्धांत। इससे पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। और इसका दूसरा पॉइंट क्या है, डी कक्षकों का यह विपाटन संकुलों की ज्यामिति पर निर्भर करता है। ज्यामिति संरचना मतलब अष्टफलकी भी हो सकती है और वो चतुष्फलकी भी हो सकती है, ठीक है। और डी कक्षकों का विपाटन या स्प्लिटिंग जो दो समूहों में विपाटित होता है उन्हें T2G या EG कहते हैं, ठीक। T2G या EG कहते हैं। और इनके बीच का अंतर, जैसे यहाँ पे T2G होगा और नीचे ये EG होगा, ऐसे इनमें बदलते हैं। T2G में 3 खाने होते हैं, तो इनके बीच की जो ऊर्जा का अंतर है वो 10 DQ होता है, 10 DQ होता है, या इससे हम डेल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक, डेल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक। ये तो आपको समझ में। अब चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट मेन टॉपिक है। इसमें क्या है, जो डी कक्षकों का जो विपाटन होता है निम्न 2 प्रकार से होता है। कैसे होता है, एक होता है अष्टफलकी, एक होता है चतुष्फलकी। तो इनको हम समझाएंगे, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक। चलिए पहले देख लेते हैं हम अष्टफलकी संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, ठीक। अष्टफलकी ज्यामिति संरचना है, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, तो पहले हम लेंगे क्या, समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, ठीक। समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, ये है समान ऊर्जा वाले डी कक्षक। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं समान ऊर्जा, ठीक। यहाँ से समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, इनका नाम भी होता है, तो इनका हम नाम लिख देंगे। इसका नाम होता है DXY, ठीक, DXY। और इसका होता है DYZ, इसका होता है DZX। और इसका होता है, यहाँ पे अंदर बनेगा नहीं, DX² Y²। और इसका होता है DY², इसका होता है DY², ठीक। इसका होता है DX²Y², और इसका नाम होता है DY², ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक जो क्रिस्टल क्षेत्र सीमा है पहले इसको खींच देते हैं, ठीक। अब इसके पास अगर लिगेंड आएगा, ठीक है, लिगेंड आएगा तो इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो उसके लिए विपाटित हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। तो पहले ये ऊपर, जब अष्टफलकी संरचना है तो क्या करना है, अगर अष्टफलकी संरचना है तो ऊपर जो ये वाले 2 बॉक्स हैं या 2 कक्षक हैं वो ऊपर चले जाएंगे, ठीक। ये हो गए 2 कक्षक ऊपर विपाटित हो जाएंगे, मतलब इनकी जो ऊर्जा है वो नीचे वाले जो 3 कक्षक हैं उनसे ज्यादा होगी, ठीक। नीचे वाले जो 3 कक्षक हैं उनसे इनकी ऊर्जा ज्यादा है, और इनकी ऊर्जा का अंतर हमने आपको पहले ही बताया था। इनकी ऊर्जा का अंतर होता है 10 DQ, 10 DQ। इनकी ऊर्जा का अंतर 10 DQ होता है, ठीक है। और इनकी जो, जब इसकी ऊर्जा ज़्यादा है, ठीक, 10 में से इसकी ज़्यादा है तो 10 में से इसकी ऊर्जा होगी 10 DQ। तो इसकी 10 है तो इसकी कितनी होगी, 4 DQ, ठीक, 4 DQ। डिफरेंस क्वांटा इसे बोलते हैं, डिफरेंस क्वांटा, ठीक। तो इसके नाम पहले हम लिखेंगे, नाम इसमें क्या लिखा था, इसका है DX²Y², इसका DY²। ये वाले जो 2 इनकी ऊर्जा ज़्यादा है तो ये असमान ऊर्जा वाले कक्षकों में टूट जाता है, तो इनका नाम हम नीचे लिख दे रहे हैं, क्या है, DXY, ठीक, DYZ और DZX, या ऐसे XZ भी लिख सकते हैं। तो ये किस में टूट गया है, असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक में, असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक। क्यों, असमान ऊर्जा कैसे है, इसकी 4 है इसकी 6 है, तो ऊर्जा का अंतर है, और इन दोनों की ऊर्जा कितनी होती है, 10 DQ का अंतर होता है, ठीक। तो इसे जब ऊपर इसमें 2 होता है, जिसमें 2 कक्षक होते हैं, उसे हम बोलते हैं EG, उसे हम बोलते हैं EG। यानी जब 2 है बॉक्स,
यानी 2 कक्षक हैं तो उन्हें हम 2 नाम से प्रदर्शित करते हैं। अगर 3 कक्षक हैं तो ये हो जाएगा T2G। T2G ठीक। देखिए अगर 2 कक्षक है तो 2 नाम वाला आएगा EQ, EG आएगा EG ठीक। अगर 3 कक्षक है तो T2G, इसमें तीन अक्षर है और ये 3 कक्षक हो जाएगा। 3 कक्षक वाले को 3 नाम से और 2 कक्षक वाले को 2 नाम से ठीक। ये हो गया हमारा अष्टफलकी के लिए। अब हम देखते हैं इसके बाद चतुष्फलकी में ये वाला जो पदार्थ है ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाले डी कक्षक 3 ऊपर पहुंच जाएंगे और ये नीचे आ जाएंगे। तो इनकी जो संरचना है सेम ऐसा ही होगा, इसका पलट देना है बस। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आप देख लेते हैं चतुष्फलकी संरचना के लिए ठीक। चतुष्फलकी की संरचना देखेंगे, इससे पहले हमने अष्टफलकी संरचना देख ली, यानी अष्टफलकी ज्यामितीय संरचना। आप देखेंगे चतुष्फलकी ज्यामितीय संरचना के लिए तो पहले समान ऊर्जा वाले डी कक्षक बनाएंगे, समान ऊर्जा वाले डी कक्षक ठीक, 2 3 और 2 5। अब जो इसकी सीमा है वो लिख देते हैं, कर देते हैं लाइन। अब इन्हें असमान ऊर्जा वाले डी कक्षकों में विभाजित करना है। तो चतुष्फलकी के लिए ऊपर जो डी कक्षक, अब 3 डी कक्षक पहुंचेंगे ऊपर ठीक, और नीचे पहुंचेंगे 2। जब ऊपर 3 पहुंचेंगे, नीचे जाहिर सी बात है 3 पहुंचेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा T2G और इसका नाम हो जाएगा EG ठीक। अब इनको नेमिंग जो दिया था वो लिखते हैं, जैसे DX² y², इसका DY² ठीक। इनका क्या होता है DXY, DYZ और DZX ठीक। तो इनके बीच ऊर्जा का अंतर कितना होता है 10 DQ। तो इसकी जब ऊर्जा ज्यादा है ठीक, जब देखिए अगर चतुष्फलकी संरचना होगी तो इसकी ऊर्जा 4 DQ ही रहेगी, क्योंकि जो 3 कक्षक है वो 4 DQ ऊर्जा ही लेंगे। तो ठीक है, ये हो जाएगा 4 DQ और ये है 6 DQ ठीक, ये 6 DQ। जब ये समान ऊर्जा वाले डी कक्षक हैं, ये है समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, समान ऊर्जा वाले डी कक्षक ठीक। और ये टूट गए हैं असमान ऊर्जा वाले डी कक्षकों में। यहाँ पर हम लिखेंगे असमान ऊर्जा वाले डी कक्षक, क्योंकि ये समान ऊर्जा वाले थे और टूट गए हैं असमान ऊर्जा वाले। ये इसका पहला ही पॉइंट था। पहला पॉइंट का क्या था ठीक, पहला पॉइंट था जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, उसका पहला पॉइंट हमने लिखाया था। इस नियम के अनुसार या इस नियम में जो केंद्रीय धातु परमाणु है ठीक है, वो अगर लिगेंड के संपर्क में आ जाएगा तो समान ऊर्जा वाले डी कक्षक असमान ऊर्जा वाले डी कक्षकों में विभाजित हो जाएंगे। जो विभाजित होंगे उन्हें हम T2G और EG से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं ठीक। ये हमने आपको बता दिया था। और ये दूसरा भी हो गया चतुष्फलकी संकुल की जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, उसको भी हमने विभाजित कर दिया। अब इसका नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं DY² DX² y² और इसका होता है DZX और DYZ और DXY ठीक। ये इनके नाम होते हैं और इनको हमने आपको समझा दिया। अब इसके हम अनुप्रयोग है वो भी देख लेते हैं, अनुप्रयोग देख लेते हैं ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। चलिए अब देख लेते हैं इसके अनुप्रयोग या उपयोग। अनुप्रयोग में पहला पॉइंट क्या है, संक्रमण तत्वों से बनने वाले यौगिक रंगीन होते हैं। ये हमने आपको चौथे चैप्टर में समझा दिया है। क्यों रंगीन होते हैं, क्योंकि इनके अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ठीक। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, संक्रमण तत्वों से बनने वाले यौगिक, संक्रमण तत्वों से बनने वाले यौगिक रंगीन होते हैं ठीक। रंगीन होते हैं क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि इसके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये रंगीन होते हैं। और क्या होता है, जो आपतित प्रकाश के एक भाग को अवशोषित कर लेते हैं,
मतलब एक भाग को अवशोषित कर लेते हैं और उसका दूसरा भाग पार हो पाता है, किससे? ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिन्हें डीडी संक्रमण तत्व कहते हैं, डीडी संक्रमण तत्व कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? अवशोषित प्रकाश के पूरक रंग का प्रकाश ही परावर्तित या पारगमित हो पाता है, किससे? कोई भी झिल्ली है उससे पार होता है, जिससे पूरक रंग ही दिखाई देता है, जिससे पूरक रंग दिखाई देता है। पहला पॉइंट एक बार फिर समझ लीजिए, और उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल कराएंगे। तो इसके अनुप्रयोग में पहला पॉइंट क्या है? संक्रमण तत्वों से बनने वाले जो यौगिक होते हैं वो रंगीन होते हैं, क्योंकि इनके अंतिम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या इनके केंद्रीय धातु परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो आपतित प्रकाश के एक भाग को अवशोषित कर लेते हैं। यानी कोई तत्व है या यौगिक है जिस पर हम प्रकाश डालते हैं तो वो एक भाग को अवशोषित कर लेता है, यानी जो पूरक रंग होते हैं उनके एक भाग को अवशोषित कर लेता है, और पूरक रंग का प्रकाश ही उस तत्व के पार हो पाता है, जिससे हमारा जो तत्व है उसका रंग पता चल जाता है। तो अब दूसरा पॉइंट है, अवशोषित प्रकाश के पूरक रंग का प्रकाश ही परावर्तित या पारगमित होता है तथा पूरक रंग ही दिखाई देता है। कैसे? कोई एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल है हमारा, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं पहले उपसह संयोजक यौगिक। तो उपसह संयोजक यौगिक, ठीक, यहाँ पे उपसह संयोजक यौगिक, और उसका है पहले उपसह संयोजक यौगिक लेंगे, उसके बाद यहाँ पे होगा अवशोषित प्रकाश, यानी जो प्रकाश को वो अवशोषित कर लेगा, अवशोषित प्रकाश। कोई उपसह संयोजक यौगिक लेंगे, वह प्रकाश को अवशोषित करेगा, उसके बाद उपसह संयोजक यौगिक का कलर पता लगेगा, उपसह संयोजक यौगिक का रंग जो हमें दिखाई देगा वो इस वाले में हमें दिखाई देगा। तो ये वाला तो अवशोषित ही हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे हम ले रहे हैं, देखिए CONH3 का NH3 और यहाँ पे Cl, यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक, और इस पर 2 माइनस है, ठीक, यानी इस पर 2 प्लस है। तो इसका जो प्रकाश आपतित होगा, यानी अवशोषित कौन सा प्रकाश होगा? इसका प्रकाश अवशोषित पीला वाला हो जाएगा, पीला अवशोषित हो जाएगा, और ये हमें कौन सा दिखाई देगा? हमें बैगनी कलर का दिखाई देगा, ये हमें बैगनी कलर का दिखाई देगा। ये वाला जो यौगिक है उपसह संयोजक यौगिक, इसका जो पीला वाला जो कलर है या रंग है वो अवशोषित हो जाएगा, और इसका हमें बैगनी रंग दिखाई देगा, ठीक। और इसका एक तत्व और ले रहे हैं हम, जैसे CONH3 और इस पर 3 माइनस चार्ज है, 3 माइनस चार्ज है, ठीक। CONH3 इस पर 3 माइनस चार्ज है, तो इसका जो अवशोषित प्रकाश कौन सा हो जाएगा? अवशोषित हो जाएगा इसका नीला, नीला जो प्रकाश है वो अवशोषित हो जाएगा, और हमें दिखाई देगा ये नारंगी, हमें नारंगी प्रकाश दिखाई देगा, ठीक। तो ये इसके अनुप्रयोग हो गए। अब हम इसकी जो सीमाएं बची हुई हैं वो आपको समझा दे रहे हैं। उसके बाद जो हमारा जो टॉपिक है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में CBT शॉर्ट में बोल देते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं, देखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, शॉर्ट में CFT बोलते हैं, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया? चलिए अब इसकी सीमाएं देख लेते हैं। सीमाएं में क्या है? पहला पॉइंट लिखा है, ये लिगेंड को महत्व तो नहीं देता है, क्योंकि जो हमारा ये जो केंद्रीय परमाणु धातु है उसके जो अंतिम कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हीं को महत्व देता है। कैसे? आपने पहला पॉइंट ही देख लिया, उपसह संयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु के जो डी कक्षक होते हैं, समान डी कक्षक जो असमान ऊर्जा वाले डी कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। तो केंद्रीय परमाणु की
या केंद्रीय धातु परमाणु की बात हो रही है, इसमें लिगेंड की बात नहीं हो रही है, इसलिए ये लिगेंड को महत्व नहीं देता है, ये लिगेंड को महत्व नहीं देता है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट यही लिखा है, लिगेंड के विपाटन की व्याख्या नहीं करता है, लिगेंड के विपाटन की व्याख्या नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमारा जो केंद्रीय धातु परमाणु इन्हीं के ऊपर ये हमारा CFT मॉडल है, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर ही हमारा बेस्ड है। ठीक, इसलिए ये लिगेंड के विपाटन की व्याख्या नहीं करता है, मतलब इसमें लिगेंड नहीं टूटता है, इसमें टूटता है सिर्फ केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक, और इसमें तीसरा क्या है, संकुल यौगिकों में पाई बंधों को नहीं समझाता है। पाई बंधों को क्यों नहीं समझाता है? क्योंकि सब इसमें जब दो बॉन्ड होते हैं तो उसमें एक पाई बंद होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक, लेकिन ये पाई बंद को नहीं समझाता, केवल सिग्मा बॉन्ड को समझाता है। और चौथा पॉइंट क्या है, यह क्रिस्टल धातु लिगेंड को केवल अवशोषित बिंदु मानकर स्थिर वैद्युत बल की व्याख्या करता है या स्थिर वैद्युत बल की बात करता है। क्योंकि इसमें जो अवशोषित बिंदु क्या होता है, एक प्रकाश है अवशोषित हो जाता है और दूसरा प्रकाश दिखाई देता है। ठीक, ये होगी इसकी सीमाएं। और ये हो जाएगा हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।